सो एसी। तो यार देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, विल नो अबाउट एसी। नो अबाउट एसी क्या है, कैसे है। उसके बाद थोड़ा इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, लाइक जब ये फ्लो करेगा रेसिस्टर से, इंडक्टर से और कैपेसिटर से, तो क्या क्या होता है चेंजेस इसमें। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एसी के बहुत अच्छे दोस्त के बारे में, जो कि है ट्रांसफार्मर। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, पावर के बारे में। तो मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, यही 3-4 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में पढ़ना है। एक एक करके करते हैं शुरू। सबसे पहले एसी। एसी का तो फुल फॉर्म सबको पता है ना, एयर कंडीशनर नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अब ये करंट में क्या हो गया अल्टरनेटिंग, ये वो सिंपल है, बस कहानी में भी पता हो ना पता हो। इन शॉर्ट, निकोला टेस्ला नाम का साइंटिस्ट था जो कि सोचा पहली बार ऐसे तरीके को, मतलब कि बेसिकली बोल सकते हैं, हमारे पास फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। वो आके बोले कि जब भी एक मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, और एक लूप लेते हैं, तो जैसे ही मैग्नेट को अंदर बाहर करते हैं तो इस लूप में क्या होता है, एक ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो जाता है, और यही ईएमएफ क्या करवाता है, फिर करंट को प्रोड्यूस करवाता है। करंट को प्रोड्यूस करवाता है ये आगे पीछे करने से। बट ये क्यों होता है वो भी वो बताए, क्योंकि क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। इस मैग्नेट को आगे पीछे करने से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमारे पास पिछले चैप्टर में मतलब पढ़ा होगा सब, एसी जनरेटर बना था, ठीक है। यहाँ से बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास एसी करंट जो था वो भर भर के प्रोड्यूस हुआ, और उसका जो बताए थे भी थोड़ी देर पहले, ट्रांसफार्मर था, वो फ्रेंड जो था वो बोला भाई तुम बनाओ, जनरेटर को बोला तुम बनाओ, जितना करंट तुम बना सकता है हम करेंगे सप्लाई, हर शहर हर गांव में, और जितना लाइक हो सकता है पूरा, बिना पावर का लॉस किए हुए। ऑफ कोर्स थोड़ा मोड़ा लॉस किया, बट इट वाज एफिशिएंट टूल। अब डीसी, ठीक है, अब ऐसा तो था नहीं, एसी से पहले कोई बिजली था ही नहीं, बिजली था, डीसी था। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कहीं कहीं लाइन कटता है ना, तो वहाँ पे इन्वर्टर लाइक यूज़ किया जाता है, ठीक है, या बैटरी का यूज़ किया जाता है। तो उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी निकलता है वो आज भी किस फॉर्मेट में है, डीसी के फॉर्मेट में, यूनि डायरेक्शन एकदम स्टेडी करंट जाता है। बट एसी का ऐसा नहीं है। एसी जो है हमारा, वो इस तरह का कुछ ग्राफ दिखाता है, ऐसे करके एकदम फ्लक्चुएट करता है। ये इसका पीक वैल्यू होता है, ठीक है, और हर 2 पाई के बाद वो रिपीट करता है अपने आप को, वेव की तरह ये चलता है। वो कैसा वेव, तो साइनोसाइडल वेव होता है ऐसा एसी। अब एसी का फ़ायदा, लाइक जब डीसी था ही, फिर एसी का क्या ज़रूरी पड़ गया ऐसा। तो देखो, एसी क्या था ना कि लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको हम लोग पहुंचा सकते थे एफिशिएंटली, लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचा सकते थे एफिशिएंटली। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखो डीसी में क्या था, एकदम स्टीडी चल रहा था, डीसी में क्या था, एकदम स्टीडी चल रहा था, ऐसे 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 ऐसे। अब स्टीडीनेस में प्रॉब्लम क्या आया कि भाई कितने कितने दूर तक वो तार बिछा होता है, इतना रेसिस्टेंस फेस करते 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 जो एफिशिएंसी है वो घट जाता है। लेकिन एसी के अंदर क्या होता है, ये जाता है वापस आता है, जाता है वापस आता है, और जब चाहे हम इसको आप पावर बढ़ा भी सकते हैं, अपने हिसाब से हम इसको पूरा ट्रीट कर सकते हैं, लाइक वी हैव द कंट्रोल कि हम इतना वोल्टेज सप्लाई करना चाहेंगे यहाँ पे, फिर इतना वोल्टेज जाएगा, लाइक ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये हमारे लिए क्या हो गया, एक अच्छा टूल हो गया हमारे पास, कि हम लोग पावर को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे थ्रू एसी ओनली, इसलिए ये चुना गया। और दूसरा बहुत चीप मेथड लगता है बेसिकली, आप टरबाइन घुमा दो वहाँ से, लाइक पानी से घुमा दो आप, विंड मिल का यूज़ कर लो, लाइक इट वॉज अ ईजी स्टेप एंड चीप प्रोसेस, ठीक है। इसलिए आज भी प्रिफरेबल हमारे हाउस होल्ड में जो भी करंट आता है वो एसी करंट के थ्रू ही आता है, मतलब वो एसी करंट ही होता है, ठीक है। समटाइम्स, अब अभी तुम्हें भी पता नहीं मतलब, बट वो फ्लिकरिंग दिखता है समटाइम्स कि, अच्छा ये भी है कि जो हमारा इंडिया में मतलब हमारे, शिट शिट शिट, कुछ नहीं आगे समझाएंगे ये। ओके,
सो ठीक है, तो ये हो गया, ये सब बात है एसी के रिलेटेड। चलो अब क्या था, तो एसी के बारे में अगर अगला चीज़ जानेंगे तो एसी करंट जो होता है आई बेसिकली इसके अंदर, वो क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा क्यों होता है, आई सिंपली आई क्यों नहीं, ऑफ कोर्स क्योंकि देख रहे हैं ना साफ साफ ग्राफ, उस हिसाब से ये चेंज कर रहा है, इसीलिए आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट जहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे पीक करंट है। लाइक भाई इसके ऊपर तो नहीं जाएगा कितना भी कुछ हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जैसे ये पीक करंट होता है, लाइक कि हर ना डिवाइस पे लिखा होता है कि ये इतना एम्पियर का करंट झेल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं मान लो कोई डिवाइस है जिसमें कि लाइक हाईएस्ट पीक करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, और हम उसमें सप्लाई दे रहे हैं 15 एम्पियर करंट का, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि वहाँ पे वो डिवाइस जो है वो ख़राब हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है उसमें। अच्छा, ये तो पीक करंट है, तो लेकिन हमेशा थोड़ी ना ये पीक करंट इस मतलब 5 एम्पियर पे ही चलेगा। सबके पास क्या होता है, आई आर एम एस होता है एक वैल्यू। ये करंट का वो वैल्यू है जो कि एवरेज है। एवरेज मतलब कि जो कि काम में लाया जा सकता है, एक्चुअल इस पे काम चल सकता है। पीक करंट होता है बेसिकली एक्सट्रीम कंडीशंस, करंट इतना तक जा सकता है। और आईआरएमएस होता है जिसपे एक्चुअल में वो फंक्शन करता है कोई भी डिवाइस हमारा। तो हम जब भी कोई मेजरमेंट करेंगे, चाहे पावर लेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, तो हम लोग हमेशा यूज़ किसको करेंगे, आरएमएस को, ठीक है, पीक करंट को यूज़ नहीं करेंगे। और दोनों के बीच में रिलेशन होता है, आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट बाय √2। ऑफकोर्स ये वो डिराइव करके आता है, बट उसके डेरिवेशन में क्यों जाना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एसी के बारे में तो हम लोग जान लिए जो भी जानना था थोड़ा मोड़ा। अब हम लोग चलते हैं इस पे कि जब ये एसी करंट जो है एक रेसिस्टर से फ्लो करेगा, एक रेसिस्टर से फ्लो करेगा, तो क्या हो सकता है उसके अंदर। तो जो आई है हमारे पास वो कितना है हमारे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है क्या। और ये रेसिस्टर है आर, ठीक है। तो हम लोग इसमें ना, हम लोग बेसिकली इसमें पूरे में निकालते हैं एसी करंट में कि भाई आई वी, ठीक है, और इन दोनों का कितना मैच हो रहा है, लाइक बताते भी क्या है वो सब कुछ। जैसे अगर हमको वोल्टेज निकालना है इस आर के क्रॉस, तो वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। आई क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर, आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी। तो मेरे पास क्या आएगा, आई नॉट आर वी नॉट आ जाएगा, आई नॉट आर क्या आ जाएगा, वी नॉट आ जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो बच्चे, अगर हम देख रहे हैं इसका भी साइन कर्व है, इसका भी साइन कर्व है, मतलब अगर दोनों का फेज देखा जाए तो एकदम सेम चल रहा है। मतलब कि रेसिस्टर पे वोल्टेज और करंट जो है वो एकदम सेम फेज में चल रहा है। रेसिस्टर के केस में, रेसिस्टर के केस में क्या हो रहा है, वोल्टेज और करंट एकदम सेम फेज में चल रहा है। दिख रहा है ना उनमें, लाइक ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है, दोनों का एकदम साथ साथ चल रहा है। पीक वैल्यू भी दोनों साथ में आएगा, जीरो वैल्यू पे भी दोनों साथ में आएगा, साथ साथ ट्रैवल कर रहा है। ये हुआ रेसिस्टर के केस के लिए। यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं मिलता। असली चीज़ यहाँ पे लाइक जब एक कैपेसिटर से हम लोग करते हैं ना एसी को पास, तब बहुत कुछ देखने को मिलता है। जब कैपेसिटर से करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं तो देखो, जब कैपेसिटर से करते हैं तो मान लो वोल्टेज, अब ऑफकोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब देखते हैं क्या असर होता है। हम लोग क्या पढ़े फॉर्मूला, Q इज़ इक्वल टू सी वी। आई अगर निकालना है हमको इस केस में, या कि आई कितना जा रहा है इसमें, तो कैसे निकालेंगे, सी को तो सी रहने देंगे, कांस्टेंट है वो, ये सी यहाँ कैपेसिटेंस। वी क्या लिख सकते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी। और ये चीज़ क्या था मेरे पास, क्यू था। आई क्या होता है हमारे पास, ये तो क्यू था हमारे पास, आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कांस्टेंट में तो ये दोनों है, सी वी नॉट, यहाँ आ जाएगा डी ऑफ साइन ओमेगा टी बाई डी टी। सिंपल नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन है। साइन 2x का क्या होता है,
टू कॉस एक्स, सॉरी टू कॉस टू एक्स, वैसे ही यहाँ ओमेगा है तो सी वी नॉट ओमेगा आ जाएगा। इसका मतलब वो डिफ्रेंशिएशन, इस साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी। इसको अच्छे से लिखते हैं वी नॉट बाय 1 बाय अगले पेज में। तो देखो आई जो आया हमारे पास वो था वी नॉट बाय 1/ओमेगा c इंटू कॉस ओमेगा टी, इंटू कॉस ओमेगा टी आया। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये क्या है, ये है रिएक्टेंस। ये क्या है, एक तो समझ लो ये क्या है, रिएक्टेंस। एक रेसिस्टर जो रोकता है करंट को वो होता है रेसिस्टेंस। एक कैपेसिटर या इंडक्टर आगे जो आएगा वो जो रोकता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो ये इसका रिएक्टेंस है किसका, कैपेसिटर का। और इसको डिनोट किससे करते हैं, एक्स सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एक्स सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से तुमको फॉर्मूला भी एक पता चल गया, एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा c, एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा c। ठीक है, और आई को हम लोग अब लिख सकते हैं वी नॉट बाय एक्स सी, तो वी नॉट बाय एक्स सी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर हम ध्यान से देखें उसको ज़रा बनाते हैं ऐसे करके, तो कॉस कुछ ऐसा ग्राफ बनता है कॉस का, साइन का कैसा बनता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर दोनों में देखें पीक वैल्यू पे कौन पहले जा रहा है, ये कॉस वाला जा रहा है या साइन वाला जा रहा है, ऑफ कोर्स कॉस वाला जा रहा है। तो जो कॉस वाला जा रहा है यानी कि क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं आई जो है वो पीक पे पहले पहुँच रहा है। इसका कारण भी है, देखो कैपेसिटर क्या करता है, समझो कैपेसिटर क्या करता है, जब पहले तो वो करंट को एकदम बुलाएगा जल्दी जल्दी, पटक पटक से बुलाएगा जल्दी जल्दी, आ जाओ आ जाओ। क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, अपने आप को चार्ज कर लेना है, अपने आप को चार्ज कर लेना है। चार्ज करके क्या करना है, उसको एनर्जी को स्टोर करना है। और जो एनर्जी वो स्टोर कर रहा है देन उसको वो स्टीडली ऐसे ऐसे आराम से फ्लो करवाएगा। ठीक है, इसीलिए करंट जो है कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, लीड करता है किसको, वोल्टेज को। ध्यान रखना है इस बात का बस। ठीक है, मतलब कैपेसिटर चाहता है कि भाई करंट जल्दी आए, तो जल्दी आए तो ऑफ कोर्स लीड करेगा वोल्टेज को वो। क्लियर है क्या, अच्छा ये था इसका, ख़त्म हो गया ये भी। अब बात करते हैं जब एक इंडक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं एसी सर्किट में, एल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। इंडक्टर क्या होता है, जब भी हर डिवाइस में लगा होता है, जब भी आपका कभी कभी करंट जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो उसको ये मेंटेन कर लेता है। ठीक है, बेसिकली इसका नेचर ही है अपोज करने का, करंट को अपोज करने का। सबसे ज़्यादा रिएक्टेंस जो मतलब रेसिस्टेंस जो मतलब प्रोवाइड करता है एसी करंट को, वो यही है। लाइक इनेमी है एसी करंट का, जाने ही नहीं देता। समझो ना, रोड अगर ऐसा है तो तुम बाइक चलाएगा इस पर, या चलाएगी, नहीं चलाएगी। तो दैट इज़ द कॉज, मतलब कि यहाँ पे यही होता है, लाइक बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस फेस करना पड़ता है इसको। ठीक है, इतना बातचीत नहीं, गंदा बात। चलो देखो, तो इसमें जो हम लोग लगाते हैं फार्मूला वो होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है वो होता है क्या, एल इंटू डी आई बाई डी टी। एल इक्वल टू डी आई बाई डी टी। आई कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी इक्वल टू हो जाएगा एल एल और आई, तो डी आई नॉट साइन ओमेगा टी बाई टी टी। तो क्या आ जाएगा, एल तो आएगा ही, आई नॉट भी आएगा। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ओमेगा भी आएगा, और साइन का क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी। सबको एकदम बढ़िया से अरेंज करेंगे तो आई नॉट ही आएगा ना, हाँ आई नॉट एल ओमेगा, ओ शिट, एल ओमेगा, हाँ ठीक है, एल ओमेगा। ये क्या है यहाँ पे, ये है इसका रिएक्टेंस, किसका, इंडक्टर का। किसका, इंडक्टर का रिएक्टेंस है ये भाई। और इसको डिनोट करते हैं एक्सएल से। इसको किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एल ओमेगा। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, वी नॉट, इन पूरे को वी नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अब बताओ इसमें क्या दिख रहा है,
करंट साइन ओमेगा टी, पोटेंशियल डिफरेंस कॉस ओमेगा टी। सबको पता है कैसा, कॉस यहाँ से शुरू होता है, साइन यहाँ से शुरू होता है। लीड कौन करता है, कॉस वाला, क्योंकि पीक वैल्यू पहले वो किया। इसीलिए इंडक्टर के केस में बोले ना, एक तो ऐसे भी याद रखना कि करंट को जाने ही नहीं देता, तो करंट कैसे लीड करेगा बेचारा, वो तो पीछे रह जाएगा। और वोल्टेज आगे बढ़ जाता है इस चक्कर में, तो वोल्टेज लीड्स करंट किस में, इंडक्टर में। क्लियर रहेगा क्या, दैट्स गुड। अब चलते हैं आगे, जिसका नाम है टॉपिक का LCR। बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, LCR, LCR सर्किट। तो LCR सर्किट क्या होता है, सिंपल है, जब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर तीनों को लगाए जाते हैं सीरीज़ में। बेसिकली हमको पढ़ना है LCR सीरीज़। पहले के टाइम पे था पैरेलल, बट अभी नहीं है, सिर्फ सीरीज़ ही पढ़ना है। सिंपल है देखो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। कैपेसिटर, इंडक्टर और रेसिस्टर तीनों लगाए, तो अब तीनों मिलके क्या करेगा, वो करेगा, क्या बोलते हैं उसको, एक रेसिस्टेंस पैदा करेगा। तो जो इस सर्किट में अफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा, अफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा, उसको डिनोट करते हैं Z से, जिसको बोलते हैं इम्पेडेंस। और इम्पेडेंस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये तीनों तो पता ही है क्या है, R क्या है, XL क्या है, XC क्या है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है क्योंकि इस सर्किट में इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेसिस्टर है, तो करंट और वोल्टेज हल्का लीड लैग कर सकता है। तो उसके लिए जो भी उसमें डिफरेंस होगा ना, उसको डिनोट करते हैं हम लोग 10 फाई से। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कुछ इन तीनों को अगर मिला के बनाए जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि सर्किट है तो I का और V का जो रेसिस्टर के थ्रू जा रहा है वो तो इधर ही होगा, सेम ही में होगा। अब बात आता है फिर कैपेसिटर और किसका, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर का। तो हमको क्या पता है, कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है। तो मान लो अगर ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को लीड करेगा करंट, ठीक है क्या, ठीक है। उसके बाद अगर इंडक्टर में देखा जाए, इंडक्टर में देखा जाता है क्या, कि हमारा वो लीड करता है उसका वोल्टेज करंट को। इंडक्टर में क्या देखा जाता है कि वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है करंट को, इंडक्टर। और कैपेसिटर में देखा जाता है कि करंट लीड कर रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है। ये ग्राफ इनका बनता है ऐसा। अब इसमें अगर देखेंगे, मान लो करंट और वोल्टेज में हमको निकालना है, मतलब कितना डिफरेंस है, तो y कंपोनेंट में क्या होगा, VL माइनस VC। टेन थीटा क्या होता है, हमेशा y बाई एक्स निकालते हैं अगर स्लोप निकालना कोई ग्राफ का तो। और इधर साइड है हमारा x पे r नहीं बोल सकते, VR, सॉरी VR। तो अगर इसको लिख सकते हैं I इंटू XL माइनस I इंटू XC बाय I इंटू R। तो I सब जगह से कट जाएगा, ये आ जाएगा XL माइनस XC बाई R। ये आ गया 10 फाई। ये फाई बहुत काम का है। AC में क्या है ना कि थोड़ा सा स्कोप रहता है, क्योंकि इतना सारा इंडक्टर वगैरह लगा होता है कि करंट कभी लीड करता है, कभी लैग करता है, तो थोड़ा सा वोल्टेज और करंट के बीच में गैप रह जाता है। अच्छा, इससे क्या होता है, अगर मान लो हम पावर कैलकुलेट करना चाहे, ठीक है, पावर, तो वो तो सिंपल होता है, P इक्वल टू VI, ठीक है, VRMS IRMS। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, यहाँ पे सपोज़ करो हम वोल्टेज दे रहे हैं 220 वोल्ट का, ठीक है, और करंट चाह रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं 10 एम्पियर का। तो पावर जो होगा हमारा कितना होगा, 20, हाँ, इंटू 10, तो आ जाएगा 2200 वाट मान, ठीक है। हाँ, हमको चेक करना है, ये तो तब आएगा ना जब वेलोसिटी बोलते हैं, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो होगा वो सेम फेज में होगा। ये कब है, जब सेम फेज में होगा,
बट अगर मान लो हल्का भी लीड लैग रहा तब तो ये नहीं होगा, तब तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ना। वो जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग कैसे करके डिनोट करते हैं, दैट वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये जो कॉस फाई है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर क्या है समझते हो? पावर फैक्टर होता है कि एक्चुअल तो हम इतना भेजना चाह रहे थे, बट मान लो करंट के और वोल्टेज के बीच में एक फेज का गैप आ गया। वो किसकी वजह से बता रहे हैं बार बार हम, इंडक्टर की वजह से, कैपेसिटर की वजह से। वो जो गैप आया, सपोज करो वो कुछ भी हो सकता है, वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता ऑफकोर्स क्योंकि कॉस है ना, तो और लाइक 0 से 1 के बीच में हो सकता है। तो ये सारा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो पावर का लाइक एग्जैक्ट नहीं आ सकता। तो देखते हैं ज़रा यहाँ पे एग्जांपल में कि मान लेते हैं दोनों आई और वी के बीच में जो एंगल था वो 30 डिग्री का था। 30 डिग्री का, 30 नहीं 60 मान लेते, चलो 60 डिग्री का था। तो अगर 60 डिग्री का होगा तो भाई कितना डिफरेंस आएगा ज़रा देखना यहाँ पे। P इक्वल टू 220 इंटू 10 और cos फाइव यानी कि cos 60, तो 1/2। तो 1/2 करने पे काट देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1100। देख रहा है ये दिख रहा है क्या, लाइक हम दे रहे हैं कितना पावर और यहाँ पे पहुँच कितना रहा है, इतना कितना लॉस हो रहा है। तो मतलब रियल लाइफ में हम लोग जो पढ़ते हैं ना यहाँ पे कि 90 डिग्री का गैप है, ये गैप है, वो गैप है, 90 डिग्री का होगा तो पास ही नहीं करेगा। सोचो ना, cos 90 ज़ीरो, तो पावर हम कितना भी दे दे इनपुट में, आउटपुट में ज़ीरो आएगा, ज़ीरो। तो इसीलिए एक्चुअल लाइफ में जो होता है हमारा जो लीड लैग होता है वो बहुत कम होता है। अब वो कैसे होता है समझना, वो बेसिकली ऐसा समझो ना सिंपल, कि मान लो ये इंडक्टर लगा हुआ था, ठीक है। अब इसके इसके वजह से क्या होगा, करंट जल्दी जाएगा नहीं, ये स्टॉप करेगा। तो हम लोग चुपचाप यहाँ पे क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे। अब कैपेसिटर क्या करेगा, आई जो भी आएगा वो उसको तुरंत क्या करेगा, गेट कर लेगा, चार्ज करेगा अपने आप को, देन स्ट्रीटली करंट यहाँ से पास करना शुरू कर देगा। तो जो कैपेसिटर है उसको लगा लगा के हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे हमको फेज डिफरेंस देखने को मिलता है ना, इसको कम करने की कोशिश करते हैं। जितना कम होगा, सोचो 0 हुआ तो 1, मतलब भाई साहब एकदम 100% एफिशिएंट है हमारा। तो ये होता है पावर फैक्टर। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, आप अगर बनाना चाहो तो आप पॉज करके बना सकते हो। तो क्वेश्चन बोल रहा है एन अल्टरनेटिंग करंट आई 14 साइन 100 पाई टी पासेस थ्रू अ सर्किट ऑफ रेसिस्टर जिसका कि 30 ओम दिया है, इंडक्टर दिया है 2 पाई 5 पाई हेनरी, ठीक है। कैलकुलेट करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर एंड इंडक्टर, पावर फैक्टर, ठीक है ठीक है ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है बोर्ड्स का, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमको क्या निकालना है कि आई एसी में क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू दिया हुआ है 14 साइन 100 पाई टी। इन दोनों कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं कि आई नॉट हो गया 14 और ओमेगा हो गया हमारे पास 100 पाई। ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकला, ठीक है। अच्छा, फिर हमको दिया हुआ है कि आर दिया हुआ है 30 ओम और एल दिया हुआ है 2/5 पाई, ये दिया हुआ है हेनरी। और तो नहीं कुछ दिया, और हमको अब निकालना है जो भी कुछ निकालना है सब। देखो अगर हमको आई नॉट दिया हुआ है तो आई आर एम एस तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। आई आर एम एस का फॉर्मूला आई नॉट बाय √2 और 1.4 है ये, और ये √2 का वैल्यू अगर हम लोग 1.4 ही ले, ऐसे √2 का वैल्यू होता है 1.414, बट अभी अपने अकॉर्डिंग हम लोग रूट ऐसे दिया हुआ था क्वेश्चन में, सॉरी हम मेंशन नहीं किए, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि √2 को 1.4 लेने को। तो अगर ऐसा करेंगे तो बेसिकली ये तो 14 था पहले से, यहाँ क्यों पॉइंट दिए नहीं, ये 14 ही था, यहाँ पॉइंट वाइंट नहीं है कुछ भी, यहाँ पे ऐसा पॉइंट हटाने के लिए आएगा तो ये 10, तो 10 एम्पियर आएगा यहाँ इसका आई आर एम एस हमारा। अच्छा, आई आर एम एस निकल गया, अब बोल रहा है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर एंड इंडक्टर। अभी हमको उसके लिए तो पहले पता करना पड़ेगा ना
कि रेसिस्टर का तो आर पता है हमको, बट एक्स एल तो नहीं पता है इंडक्टर का। एक्स एल क्या होता है, याद करो याद करो, एल ओमेगा। एल दिया हुआ है 2 बाय कितना, 5 पाई, और ओमेगा अभी जस्ट हम लोग निकाले थे 100 पाई। तो 100 पाई, पाई से पाई ख़त्म, 5 से 20, तो ये आ गया 40 ओम आ गया। ये आ गया 40 ओम अपना एक्सएल। अब हम लोग जो चाहे निकाल सकते हैं। तो हमको बोला क्या है, वी आर एम एस निकालने को। तो चलो हम लोग इंडक्टर से निकालते हैं। ठीक है, इंडक्टर का आर एम एस निकालते हैं। कितना होगा, आई आर एम एस इंटू एक्सएल इंटू एक्सएल। तो अगले पेज में करते हैं। तो वी एल आर एम एस जो होगा हमारा, वो हो जाएगा आई आर एम एस इंटू एक्सएल। आई आर एम एस हमारा निकला 10 और एक्सएल निकला हम कितना हमारा 40। तो ये आ गया हमारे पास 400 वोल्ट। ठीक है, और अब अगर बात करेंगे रेसिस्टर के लिए, तो वी आर के लिए आर एम एस क्या हो जाएगा हमारे पास, आई आर एम एस इंटू आर। आर तो दिया ही हुआ है खैर। तो ये 10 और ये तो 50 दिया होता ना, शायद ने 30 दिया था, सॉरी 30 दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा 300 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 300 वोल्ट हमारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो डन अपना, लाइक ये जो निकालना था वोल्टेज आरएमएस वैल्यू का और एक्स के इंडक्टर के थ्रू और रेसिस्टर के थ्रू। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा था पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। अच्छा, यानी कि दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कॉस फाई का वैल्यू। ठीक है, अच्छा अगर इस सर्किट में ध्यान से देखें तो दो चीज़ था, रेसिस्टर और इंडक्टर था। ठीक है, एल था और आर था, ये दो चीज़ था यहाँ पे। अगर इन दोनों का हम लोग निकाले, ये जेड क्या था, बेसिकली क्या था याद हो, हाँ बेसिकली जेड क्या था हमारे पास, आर का स्क्वायर, और इसमें तो कैपेसिटर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा एक्सएल का होल स्क्वायर। तो जेड हमारे पास, आर हमारे पास कितना है 30 का स्क्वायर, और एक्सएल कितना आया था 40 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 900 प्लस 1600, ये 2500, ये आ जाएगा 50 ओम आ गया। तो जेड अपना क्या आ गया 50 ओम आ गया। अब इसका करेंगे क्या, करेंगे देखो, हम लोग वहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े थे जब पावर वावर पढ़ रहे थे एलसीआर सर्किट में, ये 10 फाई फेज डिफरेंस जब निकाल रहे थे, तो 10 फाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर। अब देखो इसमें कैपेसिटर तो है नहीं, इंडक्टर है, और क्या है हमारे पास रेसिस्टर है। तो 10 फाई कितना आ जाएगा, एक्स एल हमारे को कितना दिया हुआ है 40, और रेसिस्टेंस कितना है 30। तो हमारे पास 10 फाई आ गया कितना 4/3। अगर मेरे पास 10 फाई आ गया तो कॉस फाई नहीं आएगा क्या, सोचो। ऑफ कोर्स आएगा, कैसे नहीं आएगा। ये 4/3 है हमारे पास, तो कॉस फाई क्या होता है, ये होता है P/B, और ये क्या होता है B/H। तो B हमारे पास तो 3 आ गया, H कहाँ से लाएंगे, तो इन दोनों का स्क्वायर करते हैं H के लिए, P² प्लस B²। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 5 आ जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ ऑफ कोर्स 5 आ जाएगा। तो 3/5, तो हमारा जो कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर था वो आ गया 3/5। ऐसे देखो, ऐसे एक और चीज़ कर सकते थे कि 10 फाई अगर हमको ये आया था, बट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इतना चलेगा। ऐसे देखो अभी तो हम कर दिए, बट याद रखना कॉस फाई जो होता है ना और 10 फाई, ऐसे याद रखना रिलेट के लिए। ये तो क्या होता है हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर। अब अगर कॉस फाई निकालना होगा ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, बी को ऊपर लिखेंगे आर, और फिर क्या करेंगे इनका और इनका ऐसे करके स्क्वायर कर देंगे, लाइक ऐसा वाला, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये तो जेड के इक्वल था, तो हम लोग यहाँ पे जेड यानी कि इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, अब जैसे इस केस में कैसे यूज़ कर सकते थे इसको, आर तो दिया ही वो था, ठीक है, और जेड निकालने के लिए क्या करना पड़ता, मेरे पास एक्स सी नहीं था,
तो हटा देते, बस इसको इसको करके यहाँ पे कर देते, बस सिंपल। क्लियर है क्या? तो ये फॉर्मूला याद रखना, हर बार तुमको ना फेज डिफरेंस नहीं दिया रहेगा, कभी कभी इस फॉर्मूले से भी पावर फैक्टर निकालना पड़ सकता है। रिसेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है अपना सबसे अच्छा दोस्त था जो कि एसी का, कौन था वो? ट्रांसफार्मर। मतलब बहुत लॉयल है ये, लाइक सिर्फ एसी को ही सपोर्ट करता है, डीसी को बिल्कुल भी नहीं करता है, लाइक बिल्कुल थोड़ा भी नहीं। ट्रांसफार्मर क्या है? एक ये डिवाइस है, ये क्या है? एक डिवाइस है जो कि अलाउ करता है, डिवाइस अलाउज ओनली अल्टरनेटिंग करंट, क्या करने के लिए? टू स्टेप अप और स्टेप डाउन करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज दोनों को एक साथ नहीं कर सकता, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा एंड करंट अपने आप वो जो होना होगा होगा, बट दोनों को एक साथ नहीं। ऐसा नहीं कि वोल्टेज भी बढ़ा रहे हैं करंट भी बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो इस ऐसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं बहुत सिंपल सा डिवाइस है ये बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। अच्छा, देखते हैं ज़रा स्ट्रक्चर। अगर ट्रांसफार्मर जो डिवाइस है इसका अगर प्रिंसिपल देखें तो बेसिकली वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये समझेंगे कैसे होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, एक कॉइल लेते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे करके एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। एक और इसको जिसमें एसी सोर्स लगा होता है वैसे वाले कॉइल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल। और एक कॉइल इधर होता है, ठीक है, और इसमें जो है वो मान लो एक रेसिस्टर यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि या बल्ब लगा दिया जो कि पता करेगा कि हाँ भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। करते क्या है, इससे क्या हो रहा है, ये एक एसी करंट है ना, इससे क्या हो रहा है, एक ऐसे गया एक बार, फिर एक साइड इससे जाएगा, लाइक अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। होता क्या है, यहाँ पे एक हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड देन बोल सकते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसा सब्सटेंस एक, ठीक है। ये क्या है? एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है सिंपली कि जैसे मान लो करंट जा रहा है, तो करंट जैसे इस कॉइल में दौड़ेगा तो हमको क्या पता है, इससे एक फ्लक्स निकलेगा। क्या निकलेगा? फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा। इस फेरोमैग्नेट का काम होता है जितना भी फ्लक्स निकल रहा है उसको कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाए? दूसरे वाले कॉइल में पहुँचाए। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आया। दूसरे कॉइल में जो पहुँच रहा है, अब क्या है ना, एसी का करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? चेंज होता है। अगर डायरेक्शन में चेंज होगा तो इसके थ्रू जो फ्लक्स जा रहा है उसमें भी क्या देखने को मिलेगा? चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस चेंज के कारण क्या होगा, इसमें तो करंट फ्लो कर रहा है एसी की वजह से, बट इसमें जो होगा एक करंट इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसके कारण क्या होगा, इसमें भी एक करंट तुम्हारा प्रोड्यूस होके फ्लो करने लगेगा। बेसिकली ये है तुम्हारा ट्रांसफार्मर। अब रोल क्या प्ले करता है? स्टेप डाउन स्टेप अप। देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ वाला जो कॉइलिंग किया हुआ है इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है या इसमें है? ऑफ कोर्स क्वाइट मतलब एविडेंटली दिख रहा है इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है तो सिंपल है, हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग स्टेप डाउन करना चाहते हैं। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी, ऐसा सिनेरियो है तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? स्टेप डाउन करना चाहते हैं। यही अगर उल्टा कर दो, अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी मतलब जो सेकेंडरी वाला है उसमें ज़्यादा है और प्राइमरी में कम है तो हम लोग स्टेप अप करना चाहते हैं, तो हम लोग स्टेप अप करना चाहते हैं, ठीक है। तो हुआ ना, देखो यही फिनोमेना तो हम लोग पढ़े थे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ईएमआई में, कि भाई साहब एक में फ़्लो हो रहा है, उसका अगर दूसरे में जाएगा फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस होगा। बस यही काम है हमारे ट्रांसफार्मर का। बट ऐसा नहीं कि एकदम एफिशिएंटली ये काम करता है, एकदम ऐसा नहीं है। अच्छा,
एक दो और बात आया कि भाई ये जितना इलेक्ट्रिसिटी आया या जितना ये बना, तो ये कम ज़्यादा कैसे हो जाता है? तो ये कम ज़्यादा जो होता है ना, वो डिपेंड बताते हैं कैसे होता है। छोटा सा पार्ट है इसमें अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर कि कुछ चीज़ जो लॉस वगैरह होता है। देखो, ये जो हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं ना, ये तो है तो कंडक्टर ना, तो करता क्या है, जैसे इसमें भी तो फ्लक्स चेंज होता है, तो जैसे इसमें फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें एक एडी करंट बन जाता है। वो एडी करंट रिलीज़ होता है हीट के फॉर्म में। एक और चीज़ होता है, जैसे ही इसमें मान के चलो ये जो फ्लक्स होता है, तो ये थोड़ी देर के लिए मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होते रहता है बहुत जल्दी जल्दी। वो भी उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, वो भी एक लॉस का कारण बनता है। और ऊपर से ये लपेटा हुआ यहाँ पे जो दिखता है आपको वायर, उससे कॉपर का भी लॉस होता है। तो बेसिकली 3 टाइप का लॉस हमको देखने को मिलता है, और इन तीनों लॉस को हम लोग मैनेज करने के लिए लेमिनेशन करते हैं। मतलब सिंपल है, जो भी लॉस होता है ना ट्रांसफार्मर में एनर्जी का, लॉस होता है एनर्जी का कैसे कैसे, एक एडी करंट के फॉर्म में, दूसरा हिस्टेरेसिस, और तीसरा कॉपर लॉस। तो बता दिए कैसे कैसे इस दोनों को ठीक कैसे कर सकते हैं, लेमिनेशन से। लेमिनेशन करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। लाइक ये इतना ही पूछता जाता, कुछ इसमें डीप तो जाता नहीं है। एडी करंट को मिनिमाइज़ करने के लिए एरिया आप मिनिमाइज़ कर दो, ठीक है। जो भी हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उसका एरिया आप मिनिमाइज़ कर दो, तो एडी करंट भी कम हो जाता है। एडी करंट बदलता किस में, हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज़ होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, इससे एनर्जी का लॉस होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी कई बार आता है कि ट्रांसफार्मर में क्या पावर जितना इनपुट डालते हैं उतना ही आउटपुट आता है? बिल्कुल यही होता है। लाइक ऐसा कोई पूछे कि कैसे कंजर्व करता है, देखो जब भी हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को अपग्रेड करते हैं तो जो करंट होता है वो नीचे आता है, अगर वोल्टेज को डाउन करते हैं तो करंट जो होता है वो ऊपर जाता है, ठीक है। पेयर बनता है। जैसे सपोज करो हम वोल्टेज दे रहे हैं 1000 वोल्ट, और 1000 से उसको 10,000 पे ले जा रहे हैं, और यहाँ पे करंट है हमारे पास सपोज कितना ले ले, 0.1 एम्पियर ले लेते हैं, ठीक है। 0.1 एम्पियर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा, अब क्योंकि वोल्टेज बढ़ा है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, अभी जस्ट बताएं। तो यहाँ पे ये 0.01 एम्पियर हो गया। अब दोनों केस में ज़रा देखो पावर को, मान लो ये इनपुट था, कितना है 1000 इंटू 0.1, तो ये हो गया हमारे पास 100। आउटपुट था कितना होगा 10,000 इंटू 0.01, ऑफकोर्स ये भी कट के क्या आ जाएगा 100। तो साफ साफ दिख रहा है कि एनर्जी का लॉस वगैरह कुछ भी नहीं होता ट्रांसफार्मर में। एनर्जी ऑलवेज रिमेंस कंजर्व्ड, ये 3 कारण था, दैट इज़ द लास्ट। और बस इससे रिलेटेड डायग्राम वगैरह ये सब आता है, तो नाउ यू कैन डू इट ऑल, दैट्स ऑल, थैंक यू।